साल 1947 हवाई अमेरिका का एक छोटा सा आइलैंड स्टेट। ये उस टाइम की बात है जब हवाई उतना डेवलप नहीं हुआ था। एक बहुत ही सिंपल सी जगह थी वो, जहाँ लोग भी एकदम आम जिंदगी जीते थे। और इसी जगह पे एक मिडिल क्लास घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था रॉबर्ट टोरू कियोसाकी। उनके पापा रैल्फ कियोसाकी, जो इस पूरी बुक में पुअर डैड के नाम से जाने जाते हैं, एक बहुत ही पढ़े लिखे रेस्पेक्टेड सरकारी ऑफिसर थे। हवाई यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की हुई थी और अब वो यहाँ के एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ी पोस्ट पर थे। उनकी सैलरी हालांकि स्टेबल थी, नौकरी भी सिक्योर थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उनके पास अभी भी नहीं थी, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही चीज जो उनके पास नहीं थी, रॉबर्ट के पूरे बचपन में एक छाया की तरह रही। रॉबर्ट देखते थे कि उनके पापा पैसा तो कमाते हैं, बट उनकी सैलरी का सारा पैसा महीने का एंड आते आते खत्म हो जाता था। इनफैक्ट आखिर के 3-4 दिनों तो वो एकदम टेंशन में रहते थे कि बस वो ये चाह रहे हों कि कैसे भी करके सैलरी आ जाए। ये सब देखकर उस छोटे से रॉबर्ट कियोसाकी के दिमाग में एक सवाल घूमता रहता कि डैड के पास आखिर इतना ही पैसा क्यों आता है, ज्यादा पैसा क्यों नहीं आता, ताकि उन्हें किसी तरह की टेंशन ना हो। और रॉबर्ट को उनके इस सवाल का जवाब मिला, बट एक ऐसी जगह पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। असल में उनका एक दोस्त था माइक, जो एक बहुत नॉर्मल सा शांत मिजाज का लड़का था, लेकिन उसके पापा एक बिजनेसमैन थे जो हवाई में अभी धीरे धीरे अपना काम बढ़ा रहे थे। एक दिन जब दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे तो रॉबर्ट को एक आइडिया सूझा। उन्होंने माइक से कहा, यार क्यों ना हम भी कुछ काम करें और पैसा कमाएं। दूसरे बच्चों के पास टॉयज हैं, कॉमिक्स हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम भी पैसा कमाएंगे और जो मर्जी वो खरीदेंगे। माइक को भी उनका ये आइडिया पसंद आया। फिर दोनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बट कोई भी तरीका उनका काम नहीं आ सका। कुछ और ट्राई किया, वो भी नहीं चला। देन हार कर माइक ने रॉबर्ट से ये कहा, देखो हम अकेले तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें मदद के लिए कोई और भी चाहिए होगा। एक काम करते हैं, मेरे पापा के पास चलते हैं, वो जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। रॉबर्ट को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि माइक के पापा उतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनको पैसा कमाने के बारे में क्या ही पता होगा, बट रॉबर्ट के पास कोई और तरीका नहीं था, तो वो गए वहां पर। उन दोनों ने जाकर माइक के डैड को जो भी सिचुएशन थी सब बता दी। दोनों की बातें सुनकर उनके डैड ने कुछ सोचा और थोड़ी देर बाद उनको एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें इस दुकान में सामान सजाना है, टाइल्स लगानी है, और इसके बदले में तुम दोनों को मैं 10 सेंट्स दूंगा पर आवर। रॉबर्ट को ये बहुत ही कम लगा, उन्हें गुस्सा भी आया कि उसे इतना बोरिंग काम करना पड़ेगा, बट अगेन कोई और तरीका नहीं था उनके पास, तो वो राजी हो गए। कुछ हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा, वो दोनों अपना काम करते रहे। देन एक दिन फिर माइक के डैड ने उन्हें बुलाया एंड उनसे एक सवाल किया, बताओ बच्चों अब तक तुमने क्या सीखा। रॉबर्ट ने उनको सीधा जवाब दे दिया, कुछ नहीं अंकल, कब से सिर्फ ये बोरिंग काम कर रहे हैं, पैसा भी इस पर इतना कम मिल रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। रिच डैड थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक बात कही जो रॉबर्ट की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन बनी। रॉबर्ट, ये फ्रस्ट्रेशन तुम जो फील कर रहे हो, यही ज्यादातर लोगों में पूरी जिंदगी रहती है। वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं और हमेशा उस चीज का इंतजार करते हैं जो उन्हें कोई और देगा, और वो चीज इतनी कम आती है कि इससे उनकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव होता ही नहीं। क्या तुम भी चाहते हो कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो, या इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो? रॉबर्ट ने तुरंत कहा, हाँ अंकल मैं निकलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? उन्होंने कहा कि देखो रॉबर्ट, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले गरीब लोग हैं जो सिर्फ सरवाइव करते हैं, दूसरे मिडिल क्लास लोग हैं जो कमाते हैं, खर्चा करते हैं और हमेशा एक ही साइकिल में रहते हैं, और तीसरे अमीर लोग हैं जो अपने पैसे से काम करवाते हैं, सिर्फ खुद ही सब कुछ नहीं करते। रॉबर्ट कंफ्यूज था, मतलब अंकल मैं कुछ समझा नहीं। देखो एक एम्प्लॉय सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, पूरे महीने 8-9 घंटे काम करता है, देन फिर जब उसकी सैलरी आती है, उसके आते ही उसके सामने ढेरों बिल्स आ जाते हैं, खर्चे निकल आते हैं, और ये सारी चीजें उसका पैसा महीने भर भी टिकने नहीं देती, एंड फिर से सैलरी आने तक वो परेशान रहते हैं। रॉबर्ट को ये बातें सुनते ही अपने डैड का ख्याल आया, क्योंकि उनके डैड की लाइफ भी एग्जैक्टली यही चल रही थी। माइक के डैड ने फिर कहा, अगर तुम इस तरह की जिंदगी किसी को जीते देखो तो समझ जाओ कि वो इंसान एक रैट रेस में फंसा हुआ है। रॉबर्ट ने हैरान होकर पूछा, रैट रेस? ये क्या होता है अंकल? रॉबर्ट, क्या तुमने ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ चूहा देखा है? क्या तुम जानते हो वो ट्रेडमिल पर क्यों दौड़ता है? अंकल, क्योंकि वो सोचता है कि वो इससे आगे बढ़ेगा, रॉबर्ट ने जवाब दिया। एग्जैक्टली, बट चूहे को कभी ये पता नहीं चलता कि वो एक ही जगह पर भागे जा रहा है। ज्यादातर इंसान भी ऐसा ही करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा सैलरी, थोड़ा सा ज्यादा खर्चा, और वही सब कुछ वापस से रिपीट। पर अमीर लोग इस साइकिल से बाहर होते हैं क्योंकि वो अपने पैसों से काम करवाते हैं। जैसे मैंने तुम दोनों को 10 सेंट्स देकर तुमसे 20 सेंट्स का मुनाफा कर लिया। अमीर लोग भी इसी तरह दूसरों से अपना काम करवाते हैं। रॉबर्ट का ये पहला सबक था, और ये सबक इतना पावरफुल था कि रॉबर्ट ने इस बात को अपनी पूरी जिंदगी में अप्लाई किया। रॉबर्ट को फाइनेंस के बारे में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद में वो वापस से उनसे मिलने गए एंड कहा कि अंकल प्लीज मुझे और फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, मुझे पैसा कमाने के बारे में और जानना है, क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज? तो उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि ठीक है,
बट आज पैसों के बारे में नहीं, एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी ये क्या होता है? वो एक कागज और एक पेंसिल उठाते हैं और कागज पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। देन रॉबर्ट को दिखाते हुए पूछते हैं कि रॉबर्ट बताओ, तुम्हारे घर में क्या क्या ऐसा है जो एक एसेट है, यानी कोई ऐसी चीज जो तुमने खरीदी है और वो अब तुम्हें फायदा दे रही है। रॉबर्ट ने तुरंत जवाब दिया, हाँ एक कार है हमारे पास, हमारे बहुत काम आती है वो। अच्छा कब काम आती है? महीने में एक बार या बस 2 बार? जी हाँ सही कहा आपने, और बाकी टाइम वो गैराज में खड़ी रहती है। ठीक है, अब ये बताओ क्या तुम्हारी कार तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालती है या निकालती है? रॉबर्ट ने फिर सोचा, उसमें तो उल्टा पैसा हमारा ही लगता है, पेट्रोल, सर्विस, मेंटेनेंस का सब हमारी जेब से जाता है। देन रॉबर्ट ने ये माना कि इसमें पॉकेट से पैसा जा रहा है। तो इस पर माइक के डैड ने ये कहा कि रॉबर्ट फिर ये एसेट कहाँ हुआ? ये तो लाइबिलिटी हुई। एसेट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालता है बिना तुम्हारी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के। कार अगर खरीद कर तुमने ऐसे ही खड़ी की हुई है, ज्यादा उसे काम में तुम नहीं ला पा रहे, उल्टा मेंटेन करने में अपना खुद का खर्च उठा रहे हो, तो उसको एक एसेट मत समझो। एसेट वो तब होती है जब उस कार को खरीद कर वो जब तक भी खड़ी रहती है उस टाइम तक तुम उसे किसी को रेंट पर दे देते, क्योंकि फिर तुम्हें उस कार की तरफ से रेगुलर पैसा आ रहा होता, वो भी बिना तुम्हारी किसी मेहनत के। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस पूरी बुक की सबसे फेमस लाइन है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग कुछ नहीं खरीद पाते, और मिडिल क्लास लाइबिलिटी खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। रॉबर्ट को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी डिल्यूजन से बाहर आए हों, क्योंकि अब तक तो उनको खरीदी हुई हर एक चीज सिर्फ एसेट ही लगती थी। बट आज जाकर उन्हें इस बात पर क्लैरिटी मिली। अब कुछ सालों बाद जब रॉबर्ट बड़े हो गए और उनकी कॉलेज की पढ़ाई लगभग खत्म हो गई, तो अब उन्होंने यूएस मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान वो वियतनाम वॉर में भी गए एक पायलट के रूप में। बट फिर आता है 1973, जब रॉबर्ट के सामने एक नई समस्या आ गई। उनके डैड उनको फोर्स करने लगे कि वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं और एटलीस्ट पीएचडी की डिग्री हासिल करें, ताकि उन्हें कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और वो स्टेबल लाइफ जी सकें। बट रॉबर्ट उनकी बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनको अपने रिच डैड के बताए रास्ते पर चलना था। तो उन्होंने उनके डैड से सीधा कह दिया, मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा। और इसी सोच के साथ वो घर से निकल पड़े। बट उन्हें क्या पता था कि अब आगे वो कितने सारे स्ट्रगल्स झेलने वाले। उन्होंने अपने पहले बिजनेस के तौर पर एक छोटी सी कंपनी खोली जो नायलॉन से वॉलेट्स बनाती थी। उन्हें लगा कि ये बिजनेस चलेगा, बट ये बिजनेस नहीं चला एंड उनका लगाया काफी पैसा ऐसे ही डूब गया। इससे उन्हें कुछ ऐसा सदमा लगा कि वो डिप्रेशन तक में आ गए। टाइम से खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। एंड जब उनको अपनी ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हुई, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिच डैड को ये सब बताएंगे। वो रिच डैड के पास गए जो अब तक एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे, एंड उन्होंने उनको अपने बिजनेस के बारे में एक एक बात बता दी। रिच डैड ने सब सुनने के बाद उनसे सिर्फ एक सवाल किया, रॉबर्ट तुमने सबसे क्या सीखा? रॉबर्ट ने थोड़ा सोचा, फिर बताया, हाँ इससे एक्चुअल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मार्केट कैसे काम करती है, कस्टमर की जरूरत समझना कितना जरूरी है, और हर दिन अपने कैश फ्लो का कैसे हिसाब लगाया जाए। ये सब मैं अब समझ चुका हूँ। रिच डैड ने सलाह दी कि अब कुछ और फिर से ट्राई करो, और ये सब जो तुमने सीखा है उसे वहाँ अप्लाई करो। ये सुनकर उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एंड उन्होंने एक वेंचर ट्राई किया, बट वो भी ठीक से नहीं चल पाया। फिर कुछ और ट्राई किया, वो भी नहीं चला। देन परेशान होकर वो फिर से अपने रिच डैड के पास गए। उन्होंने वहाँ जाकर ये रियलाइज किया कि वो पहले से अब काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। वो उनके ऑफिस में गए और उन्हें फिर से सब कुछ बताने लगे। वो बोले कि मैं आखिर कहाँ गलती कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। बिजनेस बहुत देखभाल के चुनता हूँ, मेहनत भी उसमें पूरी लगाता हूँ, बट पता नहीं चल क्यों नहीं रहा मेरा कोई बिजनेस। ये सब सुनकर उनके रिच डैड ने उनसे सवाल किया, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम स्कूल में थे तुम्हारे 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स थे एंड तुम्हें उन सब में टॉप करना था, पर क्या तुम हर एक सब्जेक्ट में टॉप करते थे? रॉबर्ट ने कहा कि अंकल हर सब्जेक्ट में तो नहीं, बट मैथ और साइंस में मैं काफी अच्छे नंबर लाता था। कैसे लाते थे उसमें अच्छे नंबर? वजह क्या थी उसकी? क्योंकि वो सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट थे, उन्हें सीखने में मैं ज्यादा टाइम देता था। एग्जैक्टली, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अभी तक किसी बिजनेस में कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम अभी तक ऐसे बिजनेस चुनते आ रहे हो जिनमें जरा भी एक्सपर्टीज नहीं है तुम्हारी। बस दूसरों को देखते हो कि अगर उसका अच्छा चल रहा है तो मेरा भी अच्छा ही चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता रॉबर्ट, हर कोई हर एक चीज में अच्छा नहीं होता। एंड अगर कोई किसी चीज में अच्छा होता है तो पहले वो उसमें काफी टाइम लगाता है, उसे सीखता है, तब कहीं जाकर वो चीज समझ पड़ती है उसे। तो कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से पहले उसकी जानकारी ले लो, उसकी हर एक अच्छी बुरी चीज को समझो, उसके बारे में बुक्स पढ़ो, उसमें एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों से सजेशंस लो, उससे जुड़े सेमिनार्स अटेंड करो। और जब तुम्हारे पास उससे जुड़ी काफी जानकारी हो चुकी होगी तो फिर इसके बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम उसमें फेल हो जाओ। रॉबर्ट ने फिर जैसा उन्होंने बताया वैसा ही किया। इस बार उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस में हाथ आजमाया, क्योंकि इसकी उन्हें बाकी बिजनेस के मुकाबले ज्यादा जानकारी थी, बट फिर भी उन्होंने इसे और सीखा। रियल एस्टेट पर बुक्स पढ़ी, कुछ एक्सपर्ट लोगों से कंसल्ट किया, और इस सब के बाद शुरुआत एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेकर करी
जिसे उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 40% के प्रॉफिट से बेचा। ऐसे ही उन्होंने फिर धीरे धीरे ये बिजनेस स्टैब्लिश किया एंड इसे ग्रो करते गए। अब रॉबर्ट की फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी हो चुकी थी बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने रेंट पर दी हुई थी जो उन्हें पैसिव इनकम बनाकर दे रही थी। बट अभी भी उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वो इस बिजनेस के अंदर पैसा तो अच्छा कमा रहे थे बट अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था। तो काफी टाइम तक ये सबसे स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फिर से अपने रिच डैड के पास जाना पड़ा। रिच डैड अब हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। रिच डैड ने उनको ये सलाह दी कि देखो गवर्नमेंट ने टैक्सेस तो बना दिए बट पब्लिकली कभी ये नहीं समझाया कि इनको कम कैसे किया जाए और ये गवर्नमेंट तुम्हें बताएगी भी नहीं, ये तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा। जब एक एम्प्लॉयड इंसान की सैलरी आती है तो पहले गवर्नमेंट उसमें से अपना टैक्स काटती है, फिर इसके बाद जो बचता है वो उन्हें मिलता है। बट जब एक असली बिजनेसमैन का पैसा आता है तो उससे वो पहले अपने बिजनेस के खर्चे करता है, देन उसके बाद जो उसके पास बचता है वो उस पर टैक्स भरता है और फिर अपने पर्सनल खर्चे भी करता है। दोनों में देखो सिर्फ सीक्वेंस अलग है, पहले टैक्स फिर खर्चा या पहले खर्चा फिर टैक्स, लेकिन इस सीक्वेंस का इम्पैक्ट सालों में करोड़ों का होता है। रॉबर्ट तुम कोई नौकरी नहीं कर रहे, तुम एक बिजनेस कर रहे हो और एक बिजनेस करने वाला इंसान लीगल तरीके से काफी चीजें बिजनेस एक्सपेंस में दिखाकर अपना काफी टैक्स बचा सकता है। पर अंकल ये तो गवर्नमेंट के साथ चीटिंग हुई ना। इसे चीटिंग मत समझो रॉबर्ट, ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये सब तरीके सिर्फ अमीर लोगों को पता होते हैं, तभी तो अमीर और मिडिल क्लास में इतना ज्यादा फर्क होता है। रॉबर्ट ने उनकी ये बात भी मानी एंड टैक्स को भी फिर काफी बारीकी से समझा एंड बाद में अपने सारे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को इसी तरह स्ट्रक्चर किया। फिर टाइम बदला और रॉबर्ट की लाइफ एक अलग ही मोड़ पर आ गई और 1994 में जब वो 47 साल के हो गए उन्होंने अपनी लाइफ का इस टाइम एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो था रिटायर होना। ये बहुत रेयर था क्योंकि उस टाइम लोगों के रिटायर होने की एज एटलीस्ट 60 से 70 के बीच में होती थी। बट उन्होंने ये फैसला उनकी वाइफ किम के साथ लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको कोई काम नहीं करना है। उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पैसिव इनकम दे रही थी, उनके बिजनेस अच्छे चल रहे थे और यहाँ तक कि उनके इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी रिटर्न्स दे रही थी। यानी कुल मिलाकर उनके पास बिना कुछ किए भी काफी अच्छा पैसा आ रहा था। इनफैक्ट जो उनके असली फादर थे वो हालांकि काफी बूढ़े हो चुके थे बट अभी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे वो, और रॉबर्ट उनसे पहले रिटायर हो गए एंड ये सब हुआ उनके रिच डैड की टीचिंग्स की वजह से। अब रिटायर होने के लगभग 3 साल बाद यानी 1997 में रॉबर्ट ने अपनी इस पूरी जर्नी पर एक बुक लिखने का सोचा एंड जब उन्होंने इस चीज को अपनी वाइफ से डिस्कस किया तो उनको ये आइडिया पसंद आया एंड उन्होंने रॉबर्ट की इसमें काफी हेल्प करी। लगभग 8 महीनों के अंदर ये बुक बनकर तैयार हुई। बट जब वो दोनों इस बुक को पब्लिश कराने गए तो कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने को नहीं माना क्योंकि उनकी नजरों में रॉबर्ट कोई एक बहुत फेमस इंसान नहीं थे। तो उन्होंने फिर अपने एक फ्रेंड की हेल्प से इसे खुद ही पब्लिश किया। देन धीरे धीरे उनकी ये बुक इतनी पॉपुलर हो गई कि अगर आज तक भी देखा जाए तो अब तक लगभग 32 मिलियन से ज्यादा कॉपीज वो बेच चुके हैं एंड ये बुक ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। मतलब सोचकर देखो अगर उन्हें इस बुक पर सिर्फ $3 की भी रॉयल्टी मिली होगी तो 32 मिलियन कॉपीज पर उन्होंने लगभग 96 मिलियन यानी इंडियन रुपीज में लगभग 810 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। हालांकि उन्होंने इसके बाद कई और बुक भी पब्लिश करी बट वो एक लौती बुक जिसकी वजह से उन्हें द गॉडफादर ऑफ फाइनेंस का टाइटल मिला वो यही बुक थी। सो आई होप आपने इस पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। वेल अगर आपने ये पूरी बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस बुक की कौन सी लर्निंग ऐसी थी जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस तरह की वीडियो आप भी बनाना सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है सिर्फ $399 के बहुत रीजनेबल प्राइस पर। इसमें आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। जय हिंद।